सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है। तो पहले हम अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख से अधिक नाक से बहुत कम सांस निकलती है। मुख से अधिक सांस निकलती है और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। शिरोरेखा से ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। जैसे अनुनासिक की परिभाषा में बताया गया है कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन स्वरों को लिखते समय हम शिरोरेखा से ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। यानी जो हम लाइन लगाते हैं, शिरोरेखा होती है हमारे शब्दों के ऊपर, उनके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे माँ, आँख, गाँव इत्यादि। और जिन शिरोरेखा से ऊपर मात्रा निकल आती है, मात्रा लगी हुई होती है, उनके ऊपर हम सुविधा के लिए चंद्र बिंदु की बजाय खाली बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे बिंदु, मैं, गोंद, उड़ेल, ऐसे इन शब्दों में हम चंद्र बिंदु की जगह हम खाली बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुनासिक शब्द के कुछ उदाहरण हैं, जैसे उड़ेल, बांस, संभाले, धंसकर, गांव, मुंह, धुंधले। अगर यहाँ इन शब्दों में ये जैसे धुंधले जो शब्द है, इसमें अगर शिरोरेखा से ऊपर अगर मात्रा गई हुई होती तो यहाँ चंद्र बिंदु की बजाय खाली बिंदु होता। तो जहाँ शिरोरेखा से ऊपर मात्रा निकली हुई होती है वहाँ पर बिंदु लगाया जाता है, नहीं तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अब आते हैं हम अनुस्वार पे। अनुस्वार अनु जमा में स्वर के योग से बना है, जिसका अर्थ यह है कि स्वर के बाद में आता है। शब्दों के भाव में कई बार बदलते हैं। जैसे अनुस्वार वह व्यंजन है जो स्वर के बाद आता है। इनकी आवाज़ नाक से निकलती है। हिंदी अनुनासिक शब्द में चंद्र बिंदु होता है और हिंदी भाषा में खाली बिंदु होता है। अनुनासिक जो शब्द होता है उसमें चंद्र बिंदु और हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। कब और क्यों, कैसे करते हैं, ये हम देखते हैं। अनुस्वार का उपयोग पंचम वर्ण, जैसे ये जो पांचवें जो वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इनके जो अंतिम वर्ण होते हैं इनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं और इनकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग कब होता है, जब अगर उसी वर्ण के बाद अगर उसी वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, ड, क वर्ग का जो हमारा पंचम वर्ण होता है उससे पहले अगर क वर्ग का ही वर्ण आता है तो वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा में ग है वो क वर्ग का है, क, ख, ग है जो तीसरा वर्ण है, और अंग जो है अड़ जिसको हम बोलते हैं वो पांचवा वर्ण है। तो दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे च, छ, ज, झ, य, च और य दोनों एक वर्ग के हैं, इसलिए अनुस्वार यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया गया। गंदा में त, थ, द, ध, न, द और न जो है वो एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर कंपन। मैं जो है प, फ, ब, भ, मैं और प एक ही वर्ग के हैं। तो अनुस्वार के चिन्ह का इस्तेमाल करने के जो नियम हैं वो क्या हैं कि अनुस्वार के चिन्ह के इस्तेमाल के बाद आने वाला वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में से जिस वर्ग से जुड़े हुए होते हैं, अनुस्वार उसी वर्ग का पंचम वर्ण के लिए उपयोग होता है। यानी अपनी ही लाइन के पंचम वर्ण के रूप में हम उसका उच्चारण करेंगे। और अनुस्वार के चिन्ह के इस्तेमाल के बाद आने वाला वर्ण जो है वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनमें से अगर जिस वर्ग से जुड़े हुए होते हैं उसी वर्ग, यानी
क की लाइन वाला अगर कोई भी वर्ण है तो वो अंग के रूप में उसका उच्चारण होगा। च की लाइन में होता है तो उसका च छ ज झ य के रूप में उसका उच्चारण होगा। प फ ब भ मैं अगर प वर्ग का है तो उसका मैं के रूप में उच्चारण होगा। ऐसे ही तो ये यदि पंचम वर्ण के बाद अगर अन्य किसी वर्ग का अक्षर आ जाता है, यानी उसी वर्ग का नहीं आए, तो वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे चिन्ह में लिखना है, वांग में लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा, हम उसे अनुस्वार के रूप में नहीं लिख सकते। यदि पांचवा वर्ण फिर से द्वैत रूप में आता है तो पांचवा वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलेगा। जैसे अन्न, प्रसन्न, सम्मेलन, यहाँ द्वैत न दोनों न आ गए तो यहाँ हम बिंदु लगा के काम नहीं चला सकते, अनुस्वार से काम नहीं चल सकता। सम्मेलन में भी अगर हम मैं की जगह अनुस्वार नहीं लगा सकते। जैसे ये अन्न, प्रसन्न, सम्मेलन, ये जो बाद में लिखे हैं ये गलत हैं, इस तरह हम नहीं लिख सकते। और यदि यह र ल व अनुस्वार के बाद में आते हैं तो वहाँ पर अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है। यदि जैसे अन्य न के बाद यह आ गया तो भी अनुस्वार बिंदु के रूप में नहीं आ सकता। और यदि यह र ल व स है से पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही उपयोग किया जाता है। अंतस्थ, यह र ल व अंतस्थ व्यंजन है और स है ऊष्म व्यंजन है। इनसे पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में शामिल नहीं होते। ये किसी भी वर्ग में शामिल नहीं होते, इसलिए इनके लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। और अगर यह र ल व के बाद में, शब्दों के बाद में अनुस्वार अपने मूल रूप में रहता है, यानी यह र ल, जिन शब्दों में यह र ल व अनुस्वार के बाद आते हैं, अगर अनुस्वार के बाद में आ जाएं तो अनुस्वार मूल रूप में रहता है। और अगर यह र ल व से पहले अगर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है तो वहाँ हम अनुस्वार को बिंदु के रूप में ही प्रयोग करेंगे। अगर बाद में आता है तो बिंदु के रूप में नहीं करेंगे। जैसे अन्य, कन्हैया, और पहले आ जाता है तो संशय, और इनमें हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार के उदाहरण अंकित, जैसे अंतरंग, व्यंजनी, आशंका, बिंदु, पंक्ति, चकाचौंध, श्रृंगार, संसर्ग, वंचित, गंध, उपरांत आदि ये अनुस्वार के उदाहरण हैं। जैसे क्रांति, इंद्रियों, कंप, खींच, गुंजल्क, धोकनी, अत्यंत, कुकिंग, सिलेंडर, लंबी, संपूर्ण, रंगीन, तंबू, आनंद, निसंकोच, फेंक, संभावना, संश्लेषण, भयंकर, मंत्री, सौंप, संक्षिप्त आदि जो ये शब्द हैं ये अनुस्वार इनके अंदर होता है। जैसे संपूर्ण, सुंदर, रंगीन, तंबू, आनंद, निसंकोच, परंतु, हास्य, चंचल, ये होते हैं। अनुनासिक एक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से एक व्यंजन है। कुछ शब्दों में इसका प्रयोग के कारण उनके अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे हंस और हंस, हंस होता है हंस होता है जल पक्षी, और हंस होता है हंसने की क्रिया। हम जो हंसते हैं वो तो हंस, और हंस एक पक्षी का नाम है। तो इस प्रकार अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग हमें सोच समझकर नियमों के अनुसार हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ हम इनके प्रयोग में गलती कर देते हैं वहीं पर इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे हंस और हंस का मैंने आपको उदाहरण दिया। हंस पक्षी, हंस जो है पक्षी का नाम है, हंसना एक हमारी क्रिया है। अनुस्वार वे व्यंजन हैं जो स्वर के बाद में आते हैं और नाक से अनुस्वार की आवाज़ निकलती है। ये पंचम वर्ण होते हैं। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनमें मुख से अधिक और नाक से, नासिका से कम ध्वनि निकलती है।
मुख से अधिक निकलती है अनुनासिक में और नाक से कम निकलती है। और अनुस्वार जो होते हैं वो हमारे पंचम वर्ण की जगह इनका प्रयोग किया जाता है। यहाँ नाक से आवाज़ निकलती है, अनुस्वार में नाक से आवाज़ निकलती है और अनुनासिक में मुख से ज़्यादा निकलती है और नाक से कम निकलती है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो पंचम वर्ण हैं अड़, य, न, अण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और अनुनासिक का प्रयोग हम शिरोरेखा से ऊपर वाले में तो हम खाली बिंदु का प्रयोग करते हैं और वैसे हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार वे व्यंजन हैं जो स्वर के बाद में आते हैं, नाक से आवाज़ निकलती है और इनका प्रयोग हम पांचवें वर्ण की जगह हम करते हैं। और अनुनासिक वे स्वर हैं जिनके मुख से अधिक और नासिका से कम आवाज़ निकलती है। तो आप अनुस्वार कौन से होते हैं? जो नाक से आवाज़ निकलती है और अनुनासिक मुख से ज़्यादा आवाज़ निकलती है, नाक से कम आवाज़ निकलती है, ये हमारे अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार में खाली बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यानी जहाँ चंद्र बिंदु है वहाँ हम उनके शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे ये हंस और हंस में बदल गया। हंस जो होता है एक पक्षी होता है, हंस जो होता है वो एक हमारी हंसने की क्रिया होती है। तो इसी तरह से और भी कई शब्द आते हैं। जैसे आपको कि हम ये देखें कि कई जगह पर चंद्र बिंदु और खाली बिंदु का प्रयोग होता है, वहाँ पर इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो इस तरह से हमने अनुस्वार और अनुनासिक का हमने प्रयोग किया है कि कहाँ पर अनुस्वार आना चाहिए और कहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होना चाहिए। तो इनमें जो अंतर होता है कि अनुस्वार वे व्यंजन हैं जो स्वर के बाद में आते हैं, नाक से आवाज़ निकलती है और पंचम वर्ण अड़, अण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। अनुनासिक वे स्वर हैं जिनमें मुख से अधिक आवाज़ आती है और नाक से कम आवाज़ आती है। अब हम अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर स्पष्ट करते हैं कि अनुनासिक स्वर हैं जबकि अनुस्वार मूलतः व्यंजन हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता जबकि अनुस्वार में वर्ण को बदला जा सकता है। अनुनासिक का प्रयोग केवल उन शब्दों के लिए किया जा सकता है जिनकी मात्राएं शिरोरेखा से ऊपर न लगी हों और जैसे ए, आ, ऊ, मूल उदाहरण के रूप में हंस, चांद, पूंछ। अगर शिरोरेखा से ऊपर मात्रा चली जाती है तो वहाँ अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता। शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं वाले शब्दों में अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे गोंद, कोपल। जबकि अनुस्वार हर तरह की मात्राओं वाले शब्दों पर लगाया जा सकता है। यानी अंतर ये हो गया कि शिरोरेखा से ऊपर हमेशा अनुस्वार होता है और शिरोरेखा जब नहीं होती वहाँ पर अनुनासिक होता है। तो इस तरह से इसके चार की अनुनासिक एक स्वर है, अनुस्वार व्यंजन है, ये चंद्र बिंदु के रूप में दिखाई देता है और अनुस्वार खाली बिंदु के रूप में दिखाई देता है। जब अनुस्वार को व्यंजन मानते हैं तो इसे वर्ण में किन नियमों के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए हम पहले भी सभी व्यंजनों के वर्गानुसार हम बता चुके हैं। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके ये अनुस्वार और अनुनासिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे और नहीं भी अगर आए हैं तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए।